हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। और आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज फिर अमित निहाल आप लोगों के लिए एक नया वीडियो लेकर आया है। और ये वीडियो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि अगर आप इसे अंत तक बने रहेंगे तो आपके पाँव के नीचे की ज़मीन पूरी तरह से खिसक जाएगी, क्योंकि आज मैं एक ऐसा टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ कि जिसने भारत की सांस्कृतिक परंपरा को की जड़ें को हिला दी। और ये किसी और के कारण नहीं हुआ, कुछ अपने लोग भी जो थे वो मिली भगत अंग्रेज़ों के साथ करके इस भारत को पूरी तरह से पतन की ओर अग्रसित कर दिया है। जी हाँ, मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि भारत की शिक्षा व्यवस्था जो पहले क्या थी और अभी क्या है, जिसमें आपको पता चलेगा कि अंग्रेज़ों ने किस तरह से हम लोगों के साथ छल करके हम लोगों को इस कदर ढकेल दिया कि हम लोग शेर होते हुए भी अपने आप को महसूस नहीं कर पा रहे हैं शेर होने का। तो आज हम आप लोगों को बताते हैं कि भारत की शिक्षा व्यवस्था की आज ये जो दुर्गति है या स्थिति है, जिसमें हम लोग अपने आप को नहीं पहचान पा रहे हैं, अपने पूर्वजों को नहीं पहचान पा रहे, उसके पीछे कारण क्या है। तो आइए जानते हैं हम लोग अंग्रेज़ों के इस शिक्षा के पीछे अंग्रेज़ों का आखिर कैसा षड्यंत्र रहा होगा। तो ये बात लगभग 1835 ईस्वी की है। उस समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई थी और अंग्रेज भी यहाँ पर पूरी तरह से पांव पसार चुके थे। लेकिन चूंकि अंग्रेज पूरी तरह से भारत को गुलाम नहीं बना पाए थे, इसके पीछे कुछ अंग्रेज़ों ने अपने दस्तावेज तैयार किए और ये दस्तावेज आपको हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन में मिलेगा। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन आखिर ये दोनों क्या चीज़ है। जिस तरह से भारत में लोकसभा और राज्यसभा होता है, उसी तरह यूके में हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स ऊपरी अदालत, ऊपरी सदन है और हाउस ऑफ कॉमन निचली सदन है। तो ये बात है 1835 ईस्वी की। उस समय एक वहाँ का सांसद हुआ करता था, उसका नाम था विलियम एडम। वो विलियम एडम इतना बड़ा आदमी था कि 40 साल तक वहाँ का यूके का सांसद रहा था और यूके की रानी ने उसे यहाँ भारत में एक विशेष पद देकर भारत भेजा था कि ताकि भारत को किस तरह से गुलाम किया जाए, इसके लिए रिसर्च करने के लिए। अब मैं यूँ आपको बता दूं कि विलियम एडम इतना बड़ा आदमी था कि भारत में अंग्रेज़ों का जो सर्वोच्च पद होता है उसको हम लोग वायसरॉय या गवर्नर जनरल कहते हैं। अगर विलियम एडम वायसरॉय या गवर्नर जनरल को कुछ सुझाव मात्र देता था तो अंग्रेज मजबूर हो जाते थे उसको रूल बनाने में। तो अब हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक पूरी जांच पड़ताल भारत की करने के बाद कि भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, भारत किस तरह से गुलाम होगा, तो उसी में वहाँ पर ये बहस चल रही है, उसके बारे में मैं आपको प्रस्तुत करता हूँ। तो 1835 ईस्वी में विलियम एडम के नेतृत्व में और उसके कुछ शिष्य हुआ करते थे। उसका नाम, उसमें एक शिष्य, महत्वपूर्ण शिष्य का नाम है टीवी मैकाले। तो ये लोग अपना प्रस्तुति पेश कर रहे हैं और सदन से एक अंग्रेज खड़ा होता है और बोलता है कि भारत आखिर गुलाम कैसे होगा, इस पर आप लोगों ने, यानी विलियम एडम और मैकाले को रिफर करके कहता है कि किस तरह से रिसर्च किया है। तो मैकाले खड़ा होता है और खड़ा होकर कहता है कि एक इंग्लिश का बहुत अच्छा उसने प्रोवर्ब यूज किया था कि आई हैव ट्रेवल्ड लेंथ एंड ब्रीथ। मतलब कि मैकाले का कहने का मतलब था कि मैकाले भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम तक के सारे जगहों पर वो भ्रमण किया था। और भ्रमण करने के बाद एक निष्कर्ष निकालता है 1835 में कि मैकाले के जवानों से बोल रहा हूं कि वो बोलता है कि एक भी भिखारी मुझे पूरे भारतवर्ष में नजर नहीं आया। यानी कि एक भी ऐसा आदमी जो दूसरों के अधीन हो और उसके यहाँ किसी भी तरह से जीवन गुजारा करके या कर्महीन बन करके उसके यहाँ खाना खा रहा हो और अपना जीवन यापन कर रहा हो। दूसरा उसने तर्क दिया कि एक भी हमको आदमी ऐसा नहीं मिला जो बेरोजगार हो, यानी कि सभी के पास रोजगार था।
और तीसरा उन्होंने तर्क दिया कि मुझे एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला जो अशिक्षित हो, यानी कि भारतवर्ष की संपूर्ण जनसंख्या लगभग शिक्षित थी। भारत की संपूर्ण जनसंख्या लगभग उन लोगों के पास रोजगार हुआ करता था और भारत के संपूर्ण लोग स्वावलंबी और आत्मनिर्भर थे। ये मैकाले का रिपोर्ट है। तो अब मैकाले फिर बोलता है कि भारत को गुलाम बनाना असंभव तो नहीं है, लेकिन आसान भी नहीं है। तब उसने वो बोलता है कि भारत इतना धन्य धान्य से परिपूर्ण है कि हम लोग उसको गुलाम भी नहीं बना जा सकते हैं। और गुलाम की बात तो छोड़िए, उसके पास इतना पैसा है कि वो किसी भी राज्य को, हमारे यूके में या यूरोप में जो भी राज्य है, उसको खरीद सकता है। अगर हम लोग पूरे यूके को मिला दें, यूके चूंकि 3 राज्यों से बना हुआ है, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड, इन तीनों को, न्यू साउथ वेल्स, तो इन तीनों को मिला करके यूनाइटेड किंगडम कहलाता है। और यूनाइटेड किंगडम में भी जितना ज़्यादा पैसा है, तो उससे कहीं ज़्यादा भारत के एक छोटे से राज्य में पैसा है। तब एक सांसद अंग्रेज खड़ा होता है और बोलता है कि आखिर वो कौन सा राज्य है जिसके पास इतना ज़्यादा पैसा है। तो मैकाले बोलता है कि वो सूरत है। सूरत में इतना पैसा है कि हम लोग जो है उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो फिर बोलता है कि आखिर हम लोग इसके पीछे का कारण क्या है कि उसके पास इतना पैसा है। तो वो बोलता है कि सूरत में आयात जो भी वस्तुएं होती है वो बाहर विदेशों में जो जाती है, और हम लोग जानते हैं कि उस समय भारत में कुल 33% सामान जो है भारत से आयात हुआ करता था, और उधर से जो आता था पैसा वो सोने के सिक्का के रूप में आता था। मतलब भारत के वस्तुओं में क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि एक तरफ भारत का वस्तु रखा जाता था तराजू पर और दूसरी तरफ सोने का सिक्का रखा जाता था, और इस तरह से तौल कर जो भी सोने का सिक्का आता था वो भारत आता था। तब टीबी मैकाले बोलता है कि इसके पीछे का कारण क्या है, सभी लोग जानना चाहते थे कि आखिर इतना भारत में धान्य से पूरी तरह परिपूर्ण है, और वो आखिर कारण क्या है कि इतना पैसा है। फिर मैकाले बोलता है कि एक और गांव में मैं गया, तो जहां पर गया तो वहां एक किसान का गांव था, और किसान अपना खेती उती कर करके आए थे। तो अचानक देखता है कि एक घड़ा में बहुत सारा सोना का सिक्का रखा रहता है। तो टीबी मैकाले देख करके घबरा जाता है कि इतना सोना का सिक्का कैसे है। तो बोलता है कि इसको, किसान को बोलता है टीबी मैकाले कि इसको गिन कर बताइए कितना है। तो किसान बोलता है कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं गिन सकूं, हाँ इसे तौल सकता हूं अगर आप बोले तो मैकाले की स्थिति उस समय देखने में आ रही थी कि जहां पूरे विश्व को सोने की जरूरत थी, यहां भारत के एक घर में इतना ज्यादा सोना है। फिर मैकाले बोलता है कि जब मैंने पूरी तरह से भ्रमण किया तो पाया कि भारत की शिक्षा व्यवस्था जो है बहुत सुदृढ़ है और इतनी व्यवस्थित है कि उसको तोड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। तब एक सांसद बोलता है कि अच्छा बताओ कितनी गुरुकुल शिक्षा है, क्या है शिक्षा में वहाँ। तो बोलता है कि कुल भारत में लगभग 7.5 लाख गांव है और गुरुकुलों की संख्या 7,32,000 है, यानी कि लगभग हर एक गांव में एक गुरुकुल की व्यवस्था है। तो बोलता है कि गुरुकुल क्या है, एक सांसद खड़ा होकर तो बोलता है गुरुकुल का मतलब है स्कूल है। वहां भारत में लोग उसको गुरुकुल बोलते हैं, हम लोग इसको स्कूल बोलते हैं। तो बोले कि अच्छा। तो एक आदमी फिर खड़ा होता है वहां, अंग्रेज सांसद, और बोलता है कि एक बात बताइए कि भारत जो गुरुकुल है उसमें विद्यार्थियों की संख्या कितना है। तो मैकाले बोलता है कि मैंने जो आकलन बताया है तो उसमें लगभग पूरे गुरुकुल में 200 विद्यार्थियों से लेकर 20,000 विद्यार्थियों तक का समूह है। तो अचानक अंग्रेज घबरा जाते हैं कि अचानक 20,000 विद्यार्थियों का कौन सा विश्वविद्यालय है। तो वो बोलते हैं कि 20,000 विश्वविद्यालयों की संख्या लगभग 15,200 है और पूरे गुरुकुल की संख्या 7,32,000 है। तो जिसमें तब उसमें एक अंग्रेज खड़ा होता है और वो बोलता है कि आखिर तो 20,000 पब्लिक स्टूडेंट को पढ़ाते लोग कैसे हैं।
तो बोला उन्होंने कि पढ़ाने की व्यवस्था मॉनिटरी व्यवस्था है कि जो सबसे ऊपर के अधिकारी होते हैं या जो शिक्षक होते हैं, जो सबसे टॉप पर होते हैं, जो आचार्य होते हैं, उनको वहाँ कुलपति कहा जाता है। और 20,000 की संख्या वाले विद्यालय को विश्वविद्यालय कहा जाता है। और सबसे जो कुलपति होते हैं वो ज़्यादा विद्यार्थियों को नहीं पढ़ाते हैं। जो टॉप के विद्यार्थी होते हैं 50 से 100 लोगों की समूह बना करके तो वो पढ़ाते हैं। और फिर वो 50 से 100 लोग विद्यार्थी वो फिर अपने से निचले स्तर के विद्यार्थी को पढ़ाते हैं और फिर 50 से फिर उसके नीचे के निचले स्तर को पढ़ाते हैं। और इस तरह से 20,000 विद्यालयों का 20,000 शिक्षार्थी का वहाँ शिक्षा ग्रहण किया जाता है। तो फिर उसके बाद बोलता है कि अच्छा, तो आपने साक्षरता कैसे पता लगाया कि सभी लोग साक्षर हैं? तो बोला कि मैंने साउथ में गया था, तो जब मैं साउथ में गया तो वहाँ पर रेशियो साक्षरता की 87% थी। उत्तर में जब आया तो वहाँ की साक्षरता 90% थी। जब मध्य भारत में गया तो वहाँ की संख्या 86% थी। और जब मैं पूरब साइड में गया तो उसमें 95-96 संख्या परसेंट लोग लिटरेट थे। तब अचानक एक अंग्रेज खड़ा होता है और अंग्रेज खड़ा होकर के बोलता है कि अच्छा बताइए कि यूके में शिक्षा व्यवस्था की क्या स्थिति है? तो टीवी मैकाले बोलता है कि ये मैं तो नहीं बोल सकता हूँ, ये तो एजुकेशन मिनिस्टर बोलेंगे, और वो वहाँ बैठे हुए हैं। तो वहाँ के एजुकेशन मिनिस्टर खड़ा होता है और वो कहता है कि इस यूके में इसकी स्थिति मात्र 17% है। अब आप सोच लीजिए कि भारत में जहां लगभग 85% से ऊपर लोग साक्षर हुआ करते थे, वहां यूके में 1835 ईस्वी की मैं कहानी बता रहा हूं कि उस समय वहां की स्थिति 17% थी। और फिर उन एजुकेशन मिनिस्टर से पूछा गया कि यहाँ कुल कितने विद्यालय हैं? तो बोला कि यहाँ विद्यालयों की संख्या लगभग 240 है। जिसमें बोले कि पढ़ाई क्या पढ़ाया जाता है? तो बोले कि वहाँ तो मैक्सिमम जो है मतलब बाइबल ही पढ़ाया जाता है, ऐसी व्यवस्था है नहीं। तब एक अंग्रेज खड़ा होता है और बोलता है कि अच्छा एक बात बताइए कि इतने बड़े जो विश्वविद्यालय हैं तो वहाँ पढ़ाया क्या जाता है? तो पढ़ाया जाता है तो मैकाले बोलता है कि कुल 18 सब्जेक्ट की शिक्षा दी जाती है। लेकिन मैकाले उस समय भी कंफ्यूज था कि बोलता था कि हम किसी गुरुकुल में जाते थे तो वो बोलते थे कि हम शिक्षा लेने जा रहे हैं, कुछ विद्यार्थी बोलते थे। और कुछ विद्यार्थी जो है जब दूसरे गुरुकुल में जाते थे तो वो बोलते थे कि हम विद्या लेने जा रहे हैं। तो इस पर मैकाले पूरी तरह से कंफ्यूज था कि शिक्षा और विद्या में क्या अंतर है, उसको कुछ पता नहीं चल रहा था। तो हम लोग जानते हैं कि शिक्षा का मतलब होता है जो भी जीविकोपार्जन के लिए जो हम लोग ग्रहण करते हैं, जो आज की व्यवस्था है शिक्षा, उसको शिक्षा कहते हैं। और विद्या का मतलब है कि आत्मा को परमात्मा से मिलाना, अध्यात्म की तरह से लाना, जीवन जीने की पद्धति को हम लोग विद्या कहते हैं। तो मैकाले उस समय पूरी तरह से कंफ्यूज हो गया था और वो उसके अनुसार कि शिक्षा और विद्या में क्या अंतर है वो उन लोगों को भी पता नहीं था। अब इस स्थिति में ये आती है तो बोलता है कि 18 जो सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है, विषय है, वो क्या पढ़ाया जाता है? तो मैकाले बोलता है कि पहला जो सब्जेक्ट जो सबसे ज्यादा पढ़ाया जाता है वो है गणित। तो बोले कि फिर दूसरा क्या है? तो दूसरा जो है मेटलर्जी साइंस पढ़ाया जाता है। तो बोले मेटलर्जी साइंस क्या होता है? तो बोले धातु विज्ञान। बड़े से बड़ा हम लोग जानते हैं कि पारा से सोना बनाने की कला हम लोगों को आती थी। जस्ता को किस तरह से पिघलाया जा सकता है उसकी कला आती थी। तो बोले कि ऐसा ऐसा यूनिवर्सिटी मेटलर्जी का बताइए। तो वो बोलता है मैकाले कि इसकी सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी अमरावती विश्वविद्यालय, कि जहां पर इतने बड़े पैमाने पर धातु और विज्ञान का किया जाता था कि इसमें हम लोग विश्वास नहीं कर सकते हैं कि ये लोग इतने आसानी से जस्ता को पिघलाकर या लोहा को पिघला करके आसानी से उसको लिक्विड फॉर्म में ले आते थे। तो बोले तीसरा पढ़ाई क्या होता है? तो बोले तीसरा खगोल पढ़ाया जाता है, खगोल शास्त्र पढ़ाया जाता है। मतलब कि ग्रह, नक्षत्र, तारों, ये सब के बारे में पढ़ाया जाता है। तो अंग्रेज बोलते हैं इतना ज्यादा विकसित है? तो बोले हाँ। फिर बोले चौथा क्या होता है? तो चौथा विषय क्या है? तो मैकाले बोलता है कि रसायन शास्त्र पढ़ाया जाता है, जिसमें जस्ता से पारा को पिघला करके सोना बनाया जाता है।
इस तरह से 18 सब्जेक्ट पढ़ाया जाता है। और तब मैकाले बोलता है कि मैं उसी समय एक बार इसी भारत भ्रमण में एक बार विशाखापट्टनम एक जगह है, विशाखापट्टनम के दूर एक गांव है, लगभग 100 किलोमीटर दूर पर गांव है, वहाँ एक यूनिवर्सिटी है जो कि सिविल इंजीनियरिंग का पढ़ाई पढ़ाती है। तो वो बोलता है कि कावेरी नदी है वहाँ, तो कावेरी नदी में बांध बनाने का काम किया था वहाँ के स्टूडेंटों ने। तो जो स्टूडेंटों ने बनाया था तो बोला कि आखिर उस बांध की विशेषता क्या है, तो बोला कि कावेरी नदी जैसा कि इतनी उफान वाली नदी है कि बड़े बड़े बांध को भी तोड़ सकती है, लेकिन वहाँ के आर्किटेक्ट ने इस तरह से बनाया था, वहाँ के स्टूडेंट ने, कि वो बांध आज तक बरकरार है। और ये लगभग 100 साल पहले उन लोगों ने बनाया था। तो बोला किस तरह का बनाना था बांध, तो बोला कि जिगजैग पाथ में उन लोगों ने बांध बनाया। तो बोला इसका मतलब क्या है, तो वो लोग सीधा भी बना सकते थे। एक अंग्रेज पूछता है, तो बोला अगर सीधा बनाते तो पानी का बहाव इतना तेज होता है और इतना फोर्सफुली होता है कि वो बांध को तोड़ देता है, लेकिन उन लोगों की आर्किटेक्चर इतनी ज़्यादा मजबूत थी कि उन लोगों ने जब जिगजैग पाथ बनाया, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे, कि पानी का जो प्रवाह है वो तो सेम रहता है, लेकिन अंत में बांध तक आते आते उन लोगों की शक्ति पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तब बोला कि इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी हुआ करती, तो बोला हाँ। तो बोला कि अब एक बात बताओ कि वहाँ छात्र कौन कौन पढ़ने आते हैं। तो मैकाले बोलता है कि छात्र वहाँ भारतवर्ष में 4 वर्णों में लोगों को बांटा गया है। जिस तरह से यहाँ यूके में बता रहा है, जिस तरह से यहाँ जात होता है, तो वहाँ वर्ण में बांट किया जाता है। तो बोला कौन सा वर्ण है, अंग्रेज पूछता है। तो मैकाले बोलता है कि यहाँ 4 तरह के लोग रहते हैं, एक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो बोले ब्राह्मण कौन है, तो ब्राह्मण वही है जिसके पास बहुत ज़्यादा विद्या है, बहुत ज़्यादा ब्रेन का धनी आदमी है, उसको ब्राह्मण कहते हैं। क्षत्रिय, तो क्षत्रिय जो लड़ाई करने में, युद्ध करने में, तीरंदाजी में माहिर हो। और वैश्य मतलब जो समाज की स्थिति सुधार सके, जो व्यापारी वर्ग, उसको वैश्य कहा जाए। और शूद्र, तो बोले शूद्र तो सबसे पवित्र है, वो सेवा करता है, समाज की सेवा करता है, समाज से में फैले हुए गंदगी को बाहर करता है, उसको शूद्र कहते हैं। तब एक अंग्रेज बोलता है कि अच्छा बताओ तो कौन कौन संख्या कहाँ कहाँ जाता थी। तो बोला दक्षिण में ज़्यादा संख्या शूद्रों की थी, उत्तर में ज़्यादा संख्या क्षत्रियों की थी, और बाकी मिली जुली ब्राह्मण और वैश्य सभी लोग पढ़ते थे, लेकिन ज़्यादा संख्या में इन लोग क्षेत्र में ऐसे आते थे। तो बोले कि और सबसे बड़ी बात है, मैकाले बोलता है कि वहाँ जो है महिलाएं भी पढ़ती थी। अब सारे अंग्रेज चकित हो गए कि महिलाएं पढ़ती थी, क्योंकि महिलाओं के बारे में एक बार बताता हूँ कि ईसा मसीह के बाद वहाँ पर कोई अगर दार्शनिक पैदा हुआ यूके में और यूरोप के अनुसार, तो वो प्लेटो था। तो प्लेटो एक ही बात बोलता था कि किसी को भी शिक्षा लेने की जरूरत नहीं है। उसका 2 किताब बहुत फेमस हुआ, एक द रिपब्लिक और दूसरा द लॉ। तो द रिपब्लिक में उसने क्लियर लिखा है कि शिक्षा की जरूरत आम जनता को नहीं है। अगर किसी को जरूरत है तो वो है यहाँ का राजा जो संचालन करता है, बस उसी को जरूरत है, और उसके आसपास रहने वाले कुछ मंत्रियों को जरूरत है, और किसी को शिक्षा की जरूरत नहीं है। तो इस पद्धति से सोच लीजिए प्लेटो कब जन्म लिया, तब से लेकर करके और अभी तक वहाँ पर 1835 तक ये पद्धति चली आ रही थी। और दूसरा, उसने औरत पर भी एक बात बोला था कि औरत जो है एक भोग विलास की वस्तु है और उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, और औरत में तो आत्मा होती ही नहीं है, ऐसा ही उन लोगों की मान्यता थी। तो औरत को तो शिक्षा की एकदम जरूरत नहीं है क्योंकि उसमें आत्मा नहीं होती। ये प्लेटो का कथन था। तो उस तरह से अंग्रेजों की पद्धति चली आ रही थी। अब जो है, जब उन लोगों को पता चलता है कि भारत में महिलाएं भी पढ़ती हैं, तो उन लोगों का दिमाग उड़ जाता है कि अरे उन लोगों को तो शिक्षा का क्या जरूरत है। तो बोला कि हाँ ऐसा वहाँ है भारत में। तो बोला उन लोगों को पढ़ाता कौन है महिलाओं को। तो बोलती है, तो मैकाले बोलता है कि महिलाओं की शिक्षिका महिलाएं ही होती है और पुरुषों के शिक्षक जो हैं पुरुष होते हैं। तो दोनों का अलग अलग गुरुकुल चलता है। तब इस संदर्भ में बोलता है कि अच्छा एक बात बताओ कि मैकाले की जो महिलाएं होती हैं वो क्या पढ़ाने में सक्षम होती है। तो बोला कि हाँ पढ़ाने में सक्षम होती है।
तब ये पूछता है, एक सांसद खड़ा होता है और कहता है कि अच्छा एक बात बताओ कि महिलाओं की संख्या वहाँ कितना है? तो बोलता है मैकाले कि जितने पुरुष हैं उससे थोड़ा सा कम या बराबर ही कहिए महिलाएं भी वहाँ पर शिक्षा लेती थी। तब इस चीज़ को लेकर के बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं वहाँ के अंग्रेज, क्योंकि उन लोगों की तो मान्यता थी कि यहाँ महिलाओं के पास आत्मा नहीं है, महिलाओं के पास बुद्धि नहीं होता है, तो इसलिए उसको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इन सारी बातों को लेकर के वहाँ के आश्चर्यजनक दृश्य को मैकाले वहाँ दिखा रहा था, और इस कारण से सभी लोग भौचक थे कि आखिर करना कैसे है कि जिससे भारत को गुलाम बनाया जा सके। अब एक और फिर आता है, फिर मैकाले बोलता है कि अब वहाँ ये तो शिक्षा व्यवस्था है, तो शिक्षा व्यवस्था में और क्या पढ़ाया जाता है? तो वो बोलता है शल्य चिकित्सक पढ़ाया जाता है। तो बोला कि शल्य चिकित्सक में क्या पढ़ाया जाता है? तो बोला कि वहाँ पर एक यूनिवर्सिटी है, कांगड़ा यूनिवर्सिटी। तो बोला वो दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में से एक यूनिवर्सिटी है, और जो हम लोग राइनोप्लास्टिक और प्लास्टिक सर्जरी सब करते हैं तो वहाँ तो आम बात हुआ करती है। तो बोलता है कि, तो वो लोग बोलते हैं कि क्या कैसे? तो अचानक वहाँ पर एक आदमी खड़ा होता है, उसका नाम थॉमस कुट होता है। तो बोला कि हाँ हाँ हाँ, प्लास्टिक सर्जरी हम जानते हैं, क्योंकि एक बार हम लोग, मेरी युद्ध उन लोगों के साथ हुई थी और उसने मेरी नाक काट दी थी, और नाक को भी फिर ऐसा जोड़ा कि आज भी देखिए कि मेरा नाक पता नहीं चलता है। तो अंग्रेज बोले कि क्यों, नाक क्यों काटी? जब तुम हार गए थे तो तुम्हारी गर्दन काट देनी चाहती थी। तो थॉमस कुट कहता है, ये उसके कोट में है, कि भारत के राजा बहुत दयालु हुआ करते थे, और वहाँ अगर किसी का नाक कट गया तो यही शर्मिंदगी की सबसे बड़ी बात हुआ करती है। तो आप समझ लीजिए कि हम लोग का भारतवर्ष क्या हुआ करता था। और इस तरह से मैकाले पूरी तरह से अपना व्याख्यान भारत के दृश्य को उस लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में दिखाता है। अब जब बात होती है शिक्षा तो शिक्षा व्यवस्था की, तो फिर उसके बाद अब बोला जाता है कि अभी यूके में क्या स्थिति है। तो यूके में पता चलता है कि 16वीं शताब्दी में एक बार एक स्कूल खुला था, और वो भी स्कूल खुला था चर्च के पीछे। चर्च के पीछे एक गैराज में पहला स्कूल खुला था, और स्कूल खुलने के बाद उसमें जो बच्चे पढ़ने आते थे उनको कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता था, सिर्फ बाइबल पढ़ाया जाता था। और वो 16वीं सदी में उन लोगों का पहला स्कूल था, और वो भी में इसलिए खोला गया था क्योंकि वहाँ, और उस स्कूल का नाम कॉन्वेंट रखा गया था। और कॉन्वेंट के बारे में तो बताना बहुत बड़ी बात है, बहुत लंबी बात है, क्योंकि किस तरह से कॉन्वेंट का मतलब क्या होता है, क्यों फादर होते हैं, क्यों मदर होते हैं, वो मैं आप लोगों को दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अभी हम लोग फिलहाल शिक्षा पर ही आते हैं। तो यहाँ की शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी थी, यहाँ के शल्य चिकित्सक बहुत अच्छे थे। तो वहाँ पर एक बात चली थी कि वहाँ का उपचार कैसे होता है। तो एक डॉक्टर हुआ करते थे लगभग 300-400-500 साल पहले, 1835 के पहले, जो वो बोलते थे कि दुनिया का कोई भी बीमारी अगर आपके शरीर में लगती है तो ये गंदे खून से लगती है। अगर गंदा खून को गिरा दिया जाए तो आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। बस यही ये लोग जानते थे। और किसी को भी कुछ बीमारी होता था तो वो नस काट देते थे, और नस काट करके खून निकाल देते थे, और उसके बाद अगर बीमारी ठीक होता था तो ठीक, और नहीं तो उस आदमी की मृत्यु भी हो जाती थी। क्योंकि उन लोगों के पास ना ही टेक्नोलॉजी था, ना ही विद्या थी, ना ही बुद्धि थी, ना ही रिसर्च था, और कुछ ना होने के कारण उन लोगों की ऐसी स्थिति थी कि सिर्फ एक ही विधि के माध्यम से वो लोग अपने आप को पूरी तरह से ठीक कर लेते थे, और या तो मर जाते थे। आप लोग को कहानी बताते हैं, जॉर्ज डब्ल्यू वाशिंगटन, इसका आप नाम सुना होगा आप लोगों ने। इनका ये अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे, और वो उसी मेथड से, वही मेथड से उनकी इलाज हुई थी। हुआ क्या था कि जॉर्ज वाशिंगटन का तबीयत बहुत ज़्यादा अचानक ख़राब हो गया था, और लगभग 103-104 फीवर था। तो वहाँ के डॉक्टरों ने उनको हल्का सा दोनों हाथों के नस काट दिए और बोले कि आप सुबह सुबह तक ठीक हो जाइएगा।
नतीजा ये हुआ कि रात भर पूरी तरह से खून बह गया। और वो जब सुबह उठते हैं तो सभी लोग जब सुबह उठते हैं तो देखते हैं कि वाशिंगटन पूरी तरह से अपने शरीर को छोड़ चुके हैं। और इस तरह से तो उन लोगों की इलाज होती थी। तो बोले कि भारत में कैसे इलाज होता था? तो बोला भारत में कुछ नहीं होता था, लगभग कुछ लोग पेड़ से पौधे से जड़ी बूटी लेके आते थे और ला करके चूरन के रूप में खिला देते थे तो ठीक हो जाता था सभी का। तो बोले कि इसकी संख्या कितना है? तो बोलता है कि तो बोले कि वो जो जड़ी बूटी चूरन जो आप बोल रहे हैं उसकी संख्या कितना है भारत में? तो बोला कि लगभग 17,000 तो मैंने काउंट किया है, मैकाले बोलता है, लेकिन पता नहीं कि कितना और ज़्यादा हो भी सकता है। तो ये थी हमारी भारत की व्यवस्था। तब अब अंग्रेज लोग निष्कर्ष पर आते हैं कि आखिर क्या किया जाए कि भारत गुलाम हो। तो मैकाले जो विलियम एडम है, विलियम एडम जो मैकाले का गुरु हुआ करता है, वो बोलता है कि एक ही शर्त पे हम लोग भारत पर कब्जा कर सकते हैं, यहाँ की शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त करना पड़ेगा। तो बोले कि पूरी तरह से ध्वस्त कैसे होगा? तो बोला एक काम कीजिए, आप यूके में एक कानून बनाइए, उस कानून को मैं भारत में लागू करता हूं और लागू करने के बाद ये जितने गुरुकुल की व्यवस्था है सबको बंद करवा दिया जाए। और वो कानून आया 1835 ईस्वी में, जिसका नाम है इंडियन एजुकेशन एक्ट। उस बिल के तहत एक ही बात बोला गया कि जितने भी गुरुकुल हैं और जिसमें भी संस्कृत में पढ़ाया जाता है उन सबको अवैध घोषित किया जाए। दूसरा कानून था, जितने भी गुरुकुल हैं और उनकी अगर लोकल लैंग्वेज में पढ़ाते हैं, जैसे बहुत जगह मलयाली में होता था, कन्नड़ में होता था, तमिलियन में होता था, हिंदी में होता था, उन सबको भी अवैध घोषित किया जाए। और जितने भी गुरुकुल हैं उन सब में अंग्रेजी में पढ़ाई होना चाहिए। अब नतीजा ये हुआ कि वहाँ पर आ गया, वहाँ यूके से रूल भारत में आया और अंग्रेज़ों को पूरी तरह से कानूनी इसको बना दिया गया और पूरी तरह से जितने गुरुकुल थे सबको ध्वस्त कर दिया गया। कितने लोगों का, जितने आचार्य थे, कुलपति थे, जो नहीं सुन रहे थे उन लोगों का हाथ कटवा दिया गया, उन लोगों का गर्दन काट दिया गया, कितने शिक्षार्थियों को मार दिया गया, कितनी महिलाएं इसका विरोध की लेकिन उनका भी नहीं सुना गया, उनके साथ बलात्कार किया गया। बलात्कार करने के बाद उन लोगों को मार कर फेंक दिया गया। और धीरे 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 गुरुकुल की व्यवस्था जो भारत में जो समृद्ध थी, जो हमारे विश्व पर राज करवाने का एक शस्त्र था, उन सब को धीरे धीरे पूरी तरह से अंग्रेजों ने ध्वस्त कर दिया। उसके बाद उन लोगों ने रूल निकाला कि कोलकाता में उन्होंने एक कॉन्वेंट नाम का स्कूल खोला और खोलने के बाद एक रूल लगाया कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी में भारतीय कार्यरत हैं वो इसी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। और ऐसी व्यवस्था करके धीरे धीरे एक कॉन्वेंट स्कूल खुला। और खुलने के बाद आज हम लोग जानते हैं कि पूरे भारतवर्ष में न जाने कितने कॉन्वेंट हैं। कॉन्वेंट के लोग जानते नहीं हैं। अब आप एक थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि आजकल कुछ स्कूल का नाम आता है, सरस्वती कॉन्वेंट स्कूल, महावीर कॉन्वेंट स्कूल, गंगा देवी कॉन्वेंट स्कूल। अब वही समय जब मैकाले ये रख रहा था बात को, तो उसने एक बात बोली थी कि अगर हम लोग यहाँ के शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर देंगे तो वहाँ लोग दिल से तो जरूर, शकल से तो जरूर भारतीय होंगे, लेकिन दिल से, मन से, मन से और पूरी तरह से अंग्रेज हो जाएंगे। और जो भारतीय आज उन लोगों का विरोध कर रहे हैं वही भारतीय फिर हम लोगों को सपोर्ट भी करेंगे। और मैकाले पूरी तरह से अपने नियम कानून और अपने दृढ़ संकल्प से पूरी तरह से भारत पर कब्जा बनाने के लिए पूरी अग्रसर हो चुका था। और वही जो मैकाले ने बोला कि यहाँ लोग शकल से भले ही इंडियन होंगे लेकिन अकल से सभी लोग अंग्रेज होंगे, उसी का नतीजा है कि आज गंगा देवी कॉन्वेंट स्कूल खुलता है, फिर आपका खुलता है सरस्वती कॉन्वेंट स्कूल। तो इन सब चीज़ों को हम लोगों को जानना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। आखिर हम लोग किस तरह से
इस काम को करें कि ताकि शिक्षा व्यवस्था, भारत की शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी हो जाए, इतनी सुदृढ़ हो जाए कि ताकि हम लोग जो है फिर से भारत पुनः परम वैभव पर जाने की ओर अग्रसर हो जाए। और इसके लिए हम लोगों को सबसे पहले भारत सरकार से आग्रह करना पड़ेगा कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था वही लागू होनी चाहिए जो आज से 1835 से पहले थी। जिस तरह से वहाँ पर कृषि प्रधान माना जाता था, कृषि की भी पढ़ाई होती थी और लगभग 2000 फसल तो हम लोग इसी तरह से उगा दिया करते थे। लेकिन पहले अभी आप सोच लीजिए कि 1 एकड़ ज़मीन में 35 टन भी गेहूँ नहीं हो पाता है। लेकिन उस समय की क्या शिक्षा व्यवस्था रही होगी कि 1 एकड़ में 56 टन गेहूं आराम से लोग उगा लिया करते थे। तो ये सब बातें सारी हम लोगों को सोचनी पड़ेगी और इस माध्यम से आज हम आप लोगों के इस वीडियो के माध्यम से ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग को भारतवर्ष में सुख समृद्धि लाने के लिए शिक्षा व्यवस्था पर पूरी तरह से जोर देना पड़ेगा। और नहीं तो हम लोग तो पूरी तरह से मैकाले और विलियम एडम के चंगुल में तो फंस ही गए हैं। लेकिन जिस तरह से मैकाले ने पूरी तरह से षड्यंत्र करके इस शिक्षा व्यवस्था को नष्ट किया है, तो हम लोग भी संकल्प करके इस शिक्षा व्यवस्था को पुनरुत्थान कर सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बने रहें। मैं अमित निहाल फिर से आप लोगों के लिए नया वीडियो लेकर आऊँगा और इसी तरह से भारत की इतिहास और भारत का पुनर्जागरण आखिर कैसे हो, तो हम लोगों को इस पर पूरी तरह से काम करना होगा। तो बहुत